हेलो जी, नमस्कार। मैं हूं दीपक एंड आई एम श्योर आपको अच्छे से पता होगा कि कल जिस तरह से हमारे देश में कुछ नेताओं ने अपने अनपढ़, गंवार और जाहिल होने के सबूत दिए हैं, ये देखकर कुछ लोगों के तो डेफिनेटली गुर्दे छिले होंगे। वहीं कुछ लोगों को ये सच समझ में आ जाना चाहिए कि वो जिन विपक्षी पार्टियों को ब्लाइंडली सपोर्ट और जस्टिफाई करते रहते हैं, उन विपक्षी पार्टियों को कुछ भी नहीं आता है। उन्हें देश के संविधान की जो बातें करते रहते हैं, संविधान तो क्या, उन्हें देश की व्यवस्था वगैरह कुछ पता नहीं है। बस वो लग जाते हैं सोशल मीडिया पर लोगों को भड़काने में। जैसे कि कल आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, जो कि राज्यसभा सांसद है, लालू का पुत्र वो तेजस्वी तेजप्रताप, क्या नाम है उसका, अनपढ़, गंवार, जाहिल, ये लोगों ने कल ट्वीट कर दिए कि आर्मी में डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं जाति व्यवस्था के। लालू पुत्र ट्वीट करता है कि जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। लेकिन यही लालू पुत्र सबसे पहले भगता है इलेक्शन कमीशन में डॉक्यूमेंट सबमिट करने। जैसे ही इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस करता है कि इतनी सीटों पर ओबीसी के लिए रिजर्वेशन होगा, इतनी सीटें एससी एसटी या फिर इतनी सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी, तो ये सबसे पहले पहुंच जाते हैं खुद को अगर आप पिछड़ा दिखाने के लिए। ये लालू पुत्र या केजरीवाल या जितने भी नेता हैं, वो सब खड़े हो जाते हैं रिजर्वेशन की पीपड़ी बजाने। रिजर्वेशन किस आधार पर दिया जाता है साहब? वहां तो कोई नहीं बोलेगा कि ये रिजर्वेशन के लिए डॉक्यूमेंट वगैरह क्यों दिखा रहे हो, जाते न पूछे रिजर्वेशन की, पूछ लीजिए मेरिट का ज्ञान। वहां मेरिट नहीं, वहां तो रिजर्वेशन और जात सबसे पहले पूछी जाती। कौन जात हो बे? तो वो तमाम पार्टियां जो खुद आरक्षण का सपोर्ट करती, जो खुद चाहती हैं कि उनके नेताओं के लिए एससी एसटी ओबीसी के अंतर्गत आरक्षण रखा जाए, कॉलेजेस में रिजर्वेशन होता है, कोटा होता है, सरकारी नौकरियों में कोटा होता है, वहां पर कोई नहीं बोलता कि ये सिस्टम खत्म कर दिया जाए। और आर्मी में, जिसमें आज से नहीं, आई थिंक जब से आर्मी में भर्ती व्यवस्था शुरू हुई है, तभी से लोगों से जाति प्रमाण पत्र, उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, डोमिसाइल मूल निवास प्रमाण पत्र, उनके एजुकेशनल सर्टिफिकेट, ये सब मांगे जाते रहे हैं। कोई आज से नहीं मांगे जा रहे हैं। लेकिन जैसे कि 2014 के बाद से हर चीज का ठीकरा मोदी पर फोड़ दो, उसी लॉजिक के अंतर्गत ये संजय सिंह या लालू पुत्र या केजरीवाल ये हर चीज के लिए मोदी को ब्लेम करते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले केजरीवाल ने एक टॉन्ट मारा था इसके कश्मीर फाइल्स के लिए कि पिक्चर को यूट्यूब पर डाल दो, थिएटर में लगाने की क्या जरूरत है। वही केजरीवाल जो कि ब्लेम पॉलिटिक्स का जनक है, अब फिर से वो मोदी को ब्लेम करने लगा कि मोदी उसे सिंगापुर नहीं जाने दे रहा है। सिंगापुर में क्या है, सिंगापुर में जो मेयर्स है ना, उनकी कॉन्फ्रेंस हो रही है। अब केजरीवाल जो है वो मेयर तो नहीं है, वो तो एक्चुअली में सीएम है, लेकिन उसको मेयर्स की जो समिट है, जो कॉन्फ्रेंस है, उसमें जाना है, उसके लिए मोदी उसको जाने नहीं दे रहा है। वाह भाई वाह, ये तो वही बात हो गई कि आपका मोहल्ला छोड़कर बाजू वाले मोहल्ले में शादी है, आपके पास शादी का इन्विटेशन कार्ड आया नहीं, लेकिन आपने जिद पकड़ ली कि आपको तो शादी में जाना है। अब ऐसी बाल हट को, ऐसी हरकतों को अगर आप चिंदी पिंदी हरकतें ना बोले तो आप इन्हें कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं बोलेंगे। लेकिन केजरीवाल के ऐसे आपियाज हैं जो कि हर चीज के लिए मोदी को ब्लेम कर देते हैं। यहां पर आई थिंक केजरीवाल को एक काम करना चाहिए, जो ज्ञान वो विवेक अग्निहोत्री को दे रहा था कि अपनी पिक्चर को थिएटर में क्यों लगा रहा है, यूट्यूब पर डाल दे। वैसे ही केजरीवाल जी, आपको सिंगापुर जाने की क्या जरूरत है, आप यूट्यूब पर अपलोड कर दो अपने वीडियो। एंड सिंगापुर में जो समिट हो रही है उसमें आप यूट्यूब के थ्रू इजीली पार्टिसिपेट कर सकते हो। आपका आवन जावन का खर्चा और टाइम दोनों बच जाएगा। यूट्यूब पर अपलोड कर दो ना भाई। जो ज्ञान दुनिया को दे रहे थे, खुद पर भी एक बार एप्लीकेबल करके देखो, है कि नहीं। आर्मी में भर्ती के लिए जो कागजात मांगे जाते हैं, वो कोई व्यवस्था मोदी ने तो शुरू नहीं की है, लेकिन हर चीज के लिए मोदी को ब्लेम करना है। उसके बाद ये विपक्षी पार्टियों के तलवे चाटने वाले लोग मुझसे कहते हैं कि भाई डीएसके महंगाई के ऊपर बोलो। भाई साहब, महंगाई हो या फिर कोई और मुद्दा हो, मैं जब जरूरी होता जरूर बोलता हूं, लेकिन मैं आप लोगों की तरह डेली भौंकने वाली व्यवस्था को पसंद नहीं करता हूं। एक आपको मैं एग्जाम्पल देता हूं। ससुराल में जब जमाई जी आते हैं, दामाद साहब, वो एक दिन के लिए आते हैं तो उनकी काफी खातिर तवज्जो होती है, उन्हें सम्मान मिलता है। अब अगर वो रोज रोज जाएंगे तो ना उन्हें सम्मान मिलेगा, ना ही उन्हें कोई इंपॉर्टेंस मिलेगी। उसी तरह अगर आप रोज के रोज हर चीज का मुद्दा बना देंगे तो सरकार तो क्या, आ रही तो रोज ही बोलने वाले, इनको कहां तवज्जो देनी, साइड में हटाओ इनको। इसलिए जहां जरूरी हो ना, वहां पर बोलना चाहिए, अपनी आवाज उठानी चाहिए। लेकिन आप तो ये शेर का मुंह ऐसा क्यों है, मोदी वहां नहीं जाने दे रहा। 20-21 साल के अग्निवीर को 10-20 लाख रुपए पकड़ा के निकाल दोगे, आगे क्या करेगा। अग्निवीर भर्ती में ये डॉक्यूमेंट वगैरह मांगे जा रहे हैं। भाई साहब, ये डॉक्यूमेंट आज से नहीं मांगे जा रहे हैं, ये तो कब से मांगे जा रहे हैं। एंड अगर कोई लड़का, नौजवान 20-21 साल में अग्निवीर बन के जब आता है, वहां से सर्विस से रिलीव होकर, उसके पास 10-20 लाख रुपए होंगे तो सही, जिससे वो कुछ भी स्टार्ट कर सकता है। लाइफ में डिसिप्लिन आ जाएगा और स्किल्स भी उसके काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। इन पॉजिटिव चीजों को, इन पॉजिटिव साइड्स को ये विपक्षी लोग जानबूझकर छुपा के रखते हैं। और पब्लिक और जो आज का यूथ जो कि स्मार्टफोन चलाता है, उनमें इतनी सी भी अकल नहीं कि वो अपना भला बुरा खुद सोच सके। उनमें से कोई भी नहीं सोचता कि जो लालू पुत्र है, इसके बाप ने तो इतना चारा खा रखा है कि लालू पुत्र की भी 7 पीढ़ियां बैठ करके डकार मार मार के खाएंगी, लेकिन उन्हें काम करने की कहीं कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ना ये नेता खुद सड़क पर उतरते हैं, ना ये खुद लाठियां खाते हैं, लेकिन अपने फॉलोअर्स को भेज देते हैं। अब ये
ये संजय सिंह जो कि राज्यसभा सांसद है, वो राज्यसभा सांसद की पेंशन, सैलरी सब लेगा। ये तमाम लोग जिन्हें इतनी चिंता है कि अग्निवीरों को पेंशन नहीं मिलेगी, इन तमाम नेताओं में से किसी ने नहीं बोला कि अगर अग्निवीरों को पेंशन नहीं मिल रही तो नेताओं को भी पेंशन नहीं मिलनी चाहिए। ये नेता जो लोगों को भड़काते रहते हैं, ये क्या करते हैं, ये विधानसभा कहिए, राज्यसभा कहिए, लोकसभा कहिए, वहां सोते हैं और सोने के लिए इनको महीने के लाख लाख 1.5 लाख सैलरी मिलती है, तमाम भत्ते मिलते हैं, इसके साथ साथ फ्री की लाइट मिलती है, तमाम भत्तों के साथ साथ फ्लाइट में, रेलवे में इनके लिए सीटें ऑलरेडी रिजर्व रहती हैं। इतनी सारी सुविधाएं ये लोग ले रहे हैं। अगर इन्हें अग्निवीरों को पेंशन नहीं मिलने का इतना प्रॉब्लम है तो खुद की पेंशन को गिव अप कर देना। नहीं, वो तो इनको चाहिए। इन नेताओं को तो जिंदगी भर बैठे बैठा सब कुछ मिलेगा, लेकिन पब्लिक जो इन नेताओं की बातों में आ जाती है, लेकिन वो यूथ, वो नौजवान जो इन नेताओं के भड़कावे में आकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं। आप चले जाते हो सड़कों पर प्रोटेस्ट करने, पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान करने। ऐसा करके अगर आपको फ्यूचर में कुछ सरकारी सुविधाएं या नौकरी मिलने वाली तो वो भी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपके नाम पर कुछ केसेस लग जाएंगे। और हमारे देश का संविधान इतना बढ़िया है कि किसी आम इंसान के ऊपर अगर पुलिस का केस लग गया, ना तो उसे लोन मिलेगा, ना सरकारी नौकरी मिलेगी। लेकिन नेता जो एक नहीं 50 केस लेकर के चलेंगे अपनी छाती के ऊपर तमगे लगाकर, उनको आप MP बना दोगे, MLA बना दोगे, मिनिस्टर बना दोगे, उनके लिए 7 खून माफ है। तो नेताओं को सारे प्रिविलेज है, पब्लिक को नहीं। तो हमारे देश का संविधान नेताओं को तो VIP ट्रीटमेंट देता है, लेकिन पब्लिक को ये ट्रीटमेंट नहीं देता है। ऐसे में पब्लिक को थोड़ा समझना चाहिए कि जो नेता भड़का रहे हैं, नेता बातें कर रहे हैं, अगर हम उनकी बातों में आ गए तो हमारा नुकसान होगा या नहीं होगा, इस चीज को पहले सोच लेना चाहिए। लेकिन लोग नहीं सोचेंगे, लोग तो लग जाते हैं नेताओं के भड़कावे में आकर। अभी 2-1 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला जहां पर मैंने कहा कि कैसे हमारे देश के ओपोजिशन लीडर्स, NDTV जैसे चैनल्स हंगर इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स की पीपड़ी बजाया करते थे कि श्रीलंका हमसे बहुत अच्छा है। आज की परिस्थिति में श्रीलंका के क्या हाल है आपसे छुपा है नहीं, लेकिन इसके बावजूद बेशर्मी के साथ केजरीवाल ने कल फिर एक इंडेक्स वाला कुछ ट्वीट कर दिया कि देखो नाइजीरिया हमसे कितना अच्छा है। वाह भाई वाह। और उसके आपियास जो है ध्रुव राठी जैसे, वो उस चीज को और ज्यादा ग्लोरीफाई कर देंगे। कोई आश्चर्य की बात नहीं है ध्रुव राठी या NDTV बोलना शुरू कर दे कि मोदी ने ये जाति व्यवस्था शुरू कर दी है आर्मी के अंदर, ऐसा तो कुछ भी नहीं था, हर चीज का ठीकरा फोड़ दो मोदी के ऊपर। ऐसा करके वो मोदी का बुरा नहीं कर रहे हैं, ऐसा करके वो खुद का बुरा कर रहे हैं, क्योंकि मोदी क्या बोलेगा, यार ये तो हर चीज के लिए मुद्दा बना लेते हैं, मैं इनकी बातों को क्यों सीरियसली लूं। इसीलिए मैं एक नहीं बार बार कह चुका हूं कि हर चिंदी पिंदी बात का मुद्दा हमारा ऑपोजिशन बना लेता है। उसके बाद ये लोग हार जाते हैं तो कहते हैं EVM हैक हो गई, ये हो गया, वो हो गया। खुद की कमी ये लोग नहीं देख रहे हैं। ये केजरीवाल की जो संजय सिंह जैसे लोग हैं जो कि अनपढ़ गवार जाहिल है, चिंदी पिंदी चीजें ट्वीट कर देते हैं, ऐसी हरकतें करके आप बीजेपी को हटाओगे। अरे भाई साहब, ऐसी हरकतें करके आप अपनी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठा रहे हो। आप सिर्फ आज देख रहे हो, बीजेपी अभी कुछ नहीं बोलेगी, लेकिन चुनाव के टाइम पर मोदी जी बड़े ही अच्छे तरीके से ये सारे मुद्दे आपको गिना देंगे कि देखो कैसे विपक्ष ने अफवाहें फैलाई थी, कैसे झूठ फैलाया था। ये सारी चीजें कब कहां कैसे हाईलाइट करनी है ये आप बीजेपी से सीखिए। इसीलिए मैं बार बार कहता रहता हूं कि हर चीज का मुद्दा मत बनाइए, जहां पर जेन्युइन तरीके से मुद्दा उठाने की जरूरत है वो मुद्दे उठाइए। और ये महंगाई, और इसके ऊपर लोग मुझसे कहते हैं बातें करो, मैं भी परेशान रहता हूं भैया महंगाई से। महंगाई ना तो आज की है और ना ही अगले दिन खत्म हो जाने वाली। महंगाई से हर कोई परेशान है, लेकिन महंगाई 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 करके आप दिन भर रो तो नहीं सकते हैं। ये बीजेपी जो आज सत्ता में है, ये 2014 के पहले स्मृति ईरानी को भेज देती थी सड़क पर वो सिलेंडर वगैरह लेकर के, तब कांग्रेस वकालत करा करती थी कि महंगाई बढ़ाना मजबूरी है। उस समय के वर्ल्ड फेमस इकोनॉमिस्ट मिस्टर मनमोहन सिंह ने तो कह दिया था उनके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है और उनके घर में पैसे का पेड़ भी नहीं है जो वो महंगाई को कंट्रोल कर सके। तब वो खुद कहते थे कि डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाना मजबूरी है क्योंकि पैसे का पेड़ नहीं लगा है। तो मैंने तो महंगाई के ऊपर तभी से रोना धोना बंद कर दिया जब वर्ल्ड के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट ने हाथ खड़े कर दिए कि भैया उनके घर में पैसे का पेड़ नहीं लगा है। तो जब उनसे कुछ नहीं हुआ तो फिर बाकियों से तो उम्मीद करना बेईमानी है। और ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मनमोहन सिंह जी 10 साल देश के PM रहे। 1991 से 96 तक 5 साल वो देश के फाइनेंस मिनिस्टर रहे। आई थिंक 1970s से 72 तक वो रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे। यही नहीं, इंदिरा गांधी की सरकार में वो फाइनेंशियल एडवाइजर, इकोनॉमिक एडवाइजर भी थे। तो वो इंसान जिसको बहुत सारा एक्सपीरियंस है इकोनॉमिक्स का, फाइनेंस का, जब उसने हाथ खड़े कर दिए थे कि जादू की छड़ी नहीं है, महंगाई कम नहीं कर सकते, पैसे का पेड़ नहीं लगा है, कीमतें तो बढ़ेगी, तो जब उन्होंने सरेंडर कर दिया तो फिर महंगाई के बारे में मैं तो ना ही बोलूं तो ज्यादा बेहतर होगा। ऐसे में वो तमाम लोग जो कहते रहते कि मनमोहन सिंह को ले आओ, मनमोहन सिंह को ले आओ, उन्होंने तो सरेंडर कर दिया था कि भैया महंगाई हमसे उम्मीद मत करो, पैसे का पेड़ नहीं लगा, दाम तो बढ़ेंगे। तो तब बीजेपी विरोध करती थी कि दाम क्यों बढ़ रहे हैं, कांग्रेस डिफेंड किया करती थी कि इसलिए बढ़ रहे हैं। और अब जो है पासा पलट चुका है, अब बीजेपी डिफेंड करती कि दाम इसलिए बढ़ रहे हैं और कांग्रेस सवाल करती कि क्यों बढ़ा रहे हो दाम। तो ये तो राजनीति, ये पॉलिटिक्स चलती रहती है। महंगाई पहले भी थी, महंगाई आज भी है, महंगाई आगे भी होगी। इसलिए मैंने तो इस मामले में सरकार से उम्मीद करना छोड़ दिया है। ये मेरा पर्सनल मत है, ये मेरा व्यक्तिगत मत है, क्योंकि मैं सरकार के ऊपर डिपेंड नहीं रहता हूं। इनफैक्ट मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को देखता हूं कि सरकारी नौकरी को ही रोजगार मानते हैं।
भाई साहब मैं अगर अपना बताऊं ना, तो मेरे जो बायोलॉजिकल फादर हैं, मैं दूसरे घर में पला बड़ा हूं, तो जिनके यहाँ मैं पला बड़ा था उनको भी मैं अपना माता पिता ही मानता हूं। लेकिन जो मेरे बायोलॉजिकल फादर हैं, उनकी डेथ के बाद मेरे पास थाली में सजा करके सरकारी नौकरी आई थी, लेकिन मैं लात मार के निकल आया कि भैया मुझे सरकारी नौकरी, सरकारी सिस्टम में रहना ही नहीं है। और मैंने अपने हक की जो नौकरी वो मेरे छोटे भाई को दे दी, लेकिन उसकी गर्दन में गोली आर पार हो गई थी, वो भी बिस्तर पे। और जो सबसे छोटा जो भाई है वो, उसका तो कमर की हड्डी वगैरह सब गई, तो वो भी बिस्तर पे। तो सरकारी नौकरी भैया मुझे तो चाहिए ही नहीं। लेकिन हाँ, अब चूंकि मेरे जो दोनों भाई है वो बिस्तर पर पड़े हुए हैं, तो सरकार से थोड़ी बहुत पेंशन वगैरह या थोड़ी सैलरी आ जाती है, तो जैसे जैसे गुजर बसर हो जाती है, थोड़ा इधर उधर से कर कुरा लेते हैं। लेकिन मैं कभी सरकारी चीजों पर डिपेंड नहीं रहा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मुझे सरकार से कुछ भी नहीं चाहिए। इसीलिए ना तो मैं सरकार से कोई एक्सपेक्टेशन रखता हूं, ना ही ये महंगाई का रोना धोना रोता रहता हूं। मुझे अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है, जैसे कि खुद को एक न्यूज एंड मीडिया पर्सनैलिटी बनाना है, तो मैं उस लक्ष्य की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा हूं। मेरा काम होता है दुनिया को अवेयर करना, आगाह करना कि भाई ये चीज गलत है, उस तरफ मत जाओ, ये चीज सही है, इसको थोड़ा सपोर्ट कर दो। लेकिन लोग ऐसा नहीं करते हैं। लोग लग गए उसकी संजय सिंह की बातों में आकर, लालू पुत्र की बातों में आकर सरकारी प्रॉपर्टी का नुकसान करने। ऐसा करके संजय सिंह का और लालू पुत्र का कुछ नहीं होगा। उनको तो करोड़ों अरबों रुपए मिल चुके हैं और आगे और मिल जाएंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए बेहतर है कि अपने फ्यूचर को, अपने करियर को आप खुद संवारें, अपनी जिंदगी के ड्राइवर आप खुद बने। इन नेताओं के उसमें मत आइए कि नेता आपकी गाड़ी ड्राइव कर रहा है, वो वहां पे ले गया आपको, आप वहां चले गए, आप वो मीडिया वाला आपको वहां लेके चला गया, रवीश कुमार आप वहां चले गए। आप खुद का भी दिमाग लगाइए। मैं कभी नहीं कहता कि जो मैं बोल रहा हूं वही करें। मैं हमेशा ये कहता हूं कि भगवान ने आपको भी बुद्धि दी है, आप समझें क्या सही है क्या गलत है, उसके बाद रिएक्ट करें। लोग आपको शाहीन बाग में बिठा देते हैं, आप बैठ जाते हो। लोग आपको किसान आंदोलन के नाम से बिठा देते हैं, वो किसान आंदोलन जिसका किसानों से कहीं कोई लेना देना नहीं था। और किसान आंदोलन का असली सच जो है वो योगेंद्र यादव ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका है कि किसान आंदोलन का मूल उद्देश्य क्या था। किस इलाके में बीजेपी का वोट कितना घटा, किस इलाके में बीजेपी की सीटें कितनी घटी, क्योंकि किसान आंदोलन इस मैच में खिलाड़ी नहीं था। किसान आंदोलन की भूमिका थी पिच तैयार करने की। पिच हमने तैयार की, हमने उस पर हैवी सा रोलर भी चलाया कि सीमर को, फास्ट बॉलर को मदद मिले विकेट उखाड़ने में। लेकिन बॉलिंग तो हमें नहीं करनी थी ना, बॉलिंग तो अखिलेश जी को ही करनी थी। और अगर वो योगी जी को आउट नहीं कर पाए तो खाली पिच बनाने वाले को न कहें। मामला बॉलिंग बैटिंग इन सब का है। अंततः खेल उनका है, खेल पार्टियों का है। हाँ, किसान आंदोलन की कोशिश में जरूर कमी रही होगी। अगर व्यंग करूं तो प्रधानमंत्री की भाषा करूं तो जरूर हमारी तपस्या में कुछ कमी रही होगी। कमी है, हमें देखना होगा। लेकिन यह सोच लेना कि किसान आंदोलन का कोई असर नहीं हुआ। आप राजनीति के विश्लेषक हैं, आप बताइए, किसान आंदोलन के पीक पे पहुंचने से पहले उत्तर प्रदेश में ऑपोजिशन था भी? ऑपोजिशन की खड़े होने की हिम्मत नहीं थी तब तो। ये तो किसान आंदोलन है जिसके चलते खड़ा तो हुआ, लड़ा तो ऑपोजिशन, तो खड़ा तो कर दिया। जिताना हमारी जिम्मेवारी नहीं थी, या कर सकते नहीं थे, आप ऐसा कहिए। शायद हराना तो जिम्मेवारी थी, हम नहीं कर पाए, जरूर कमी रही होगी। लेकिन हम इस मैच के मुख्य खिलाड़ी नहीं थे। लोग केजरीवाल को फ्यूचर का पीएम बनाना चाहते हैं। वो केजरीवाल जो सिर्फ और सिर्फ लोगों को मुफ्तखोरी की आदत डाल रहा है, हर चीज में ब्लेम करना चाहता है मोदी को, लेकिन खुद अब उससे कुछ होता नहीं है। ममता बनर्जी जो इंडिया टुडे के एक इवेंट में आकर के बोलती हैं कि एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को धोखा दे दिया, लेकिन वहीं पर जब राजदीप सरदेसाई ये पूछता है कि इस धोखे की शुरुआत तो उद्धव ठाकरे ने की थी ना, उन्होंने बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा, फिर शिवसेना और एनसीपी में गठबंधन कर लिया, तो ममता बनर्जी क्या बोलती है? हम आज का बात करेगा, हम पीछे का बात नहीं करेगा। वाह भाई। Even I believe that this government will not continue. It's an unethical government, undemocratic government, an illegal government. उन्होंने गवर्नमेंट जीता है, लेकिन महाराष्ट्र का दिल नहीं जीता है, देश का दिल नहीं जीता है। ये उसका बाद में रिप्लाई देना पड़ेगा। लेकिन दीदी, 2019 the BJP Shiv Sena went into the election in Maharashtra together. The Shiv Sena ditched the BJP after the elections, went with Sharad Pawar's NCP and the Congress. BJP says they betrayed the mandate first. We should not discuss about the past history. We should discuss about the present. Because otherwise we have to discuss so many things. Only one issue will be concentrated.
वो ममता बनर्जी जो एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट की बड़ी बड़ी बातें करती है, खुद उन्होंने टाटा ग्रुप को बंगाल से बाहर भेज दिया था। वो राहुल गांधी जो कि ये कहते रहते हैं कि अडानी अंबानी मोदी की जेब में है, वो उनके खास हैं। अडानी ग्रुप ने सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट तो बंगाल और राजस्थान में किया है। इत्तेफाक से वहां पर बीजेपी की सरकारें नहीं है। राजस्थान में गहलोत सरकार खुद जमीन भी देती है अडानी ग्रुप को, बंगाल में ममता बनर्जी डील करती हैं, स्टेज पर हाथ मिलाती है अडानी ग्रुप के साथ। लेकिन अडानी ग्रुप तो मोदी के खास है। अब ये सारी चीजें आपको देखनी चाहिए, लेकिन आप देखते नहीं है, क्योंकि आप जिस तरह की मीडिया को फॉलो करते हैं वो सिर्फ एक पक्ष की ही कहानी बयां करता है। एनडीटीवी, वायर, प्रिंट आप देखेंगे तो वो सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि देश में ये है, देश में वो है, अडानी मोदी का है, अंबानी मोदी का है। अडानी अंबानी मोदी के है तो ममता बनर्जी और गहलोत के साथ अडानी अंबानी क्या कर रहे थे, इसके बारे में आप बोल दोगे तो आप भक्त कहलाओगे। तो 100 बातों की एक ही बात कहूंगा कि ये जो चिंदी विपक्ष है उनकी चिंदी हरकतों को आप ब्लाइंडली सपोर्ट मत करें, अपना भी दिमाग लगाइए। आर्मी में जाति प्रमाण पत्र कोई आज से नहीं मांगा जा रहा है। ये जो शेर का चिन्ह है या दुनिया भर के नाटक ये जो केजरीवाल ये लोग करते रहते हैं, ये कुछ और नहीं, ये अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इनके ब्लंडर को आप सपोर्ट मत कीजिए, मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा। बाकी सब अपनी अपनी सोच रखते हैं, सबकी अपनी अपनी थॉट प्रोसेस होती है। चलिए वीडियो खत्म कर देता हूं। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।